चार्ल्स डार्विन, ये नाम सुनते ही एक थ्योरी जहन में आती है, वो थ्योरी जिसके चलते आज हम और आप अस्तित्व में हैं। सही पहचाना आपने, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। क्विक सपोर्ट के आज के इस वीडियो में चलिए हम इसे करीब से समझते हैं। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज अपनी इस किताब में चार्ल्स डार्विन ने 1859 में साइंस की वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरी दी थी, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन का जिक्र आता है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को समझने के लिए इसे समझना बेहद जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आप राजस्थान में पैदा हुए और वहीं पर आपका बचपन बीता, पर आपके पापा की जॉब हिमाचल में ट्रांसफर हो गई। अब शुरू में वहां पर आपको ठंड लगेगी, सर्दी जुकाम भी होगा, तो आप क्या करेंगे? आप गर्म कपड़े पहनेंगे, खुद को सर्दी से बचाकर रखेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं और आपकी जान भी जा सकती है। साल दर साल धीरे धीरे आप वहां के मौसम में ढल जाएंगे, और यही है नेचुरल सिलेक्शन। खुद को बचाए रखने के लिए आसपास के माहौल को अपना लेना, जरूरी चेंजेस लाना और खुद को जिंदा रखना। करोड़ों सालों से पेड़ पौधे, जीव जंतु और इंसान सभी इसी तरह सरवाइव करते आए हैं, और जो नहीं सरवाइव कर पाए उनका अस्तित्व मिट गया। यानी एवोल्यूशन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर टिकी हुई है। फिट होने का मतलब ज्यादा ताकतवर बनना नहीं है, इसका मतलब है अपने माहौल में कौन कितने बेहतर तरीके से तालमेल बिठा सकता है। जैसे जिराफ की गर्दन लंबी होती है ताकि वो पेड़ की ऊंची टहनियों से पत्तियां खा सके, वहीं फ्लाइंग फिश तैर भी सकती है और एक छोटी दूरी तक उड़ भी सकती है ताकि हमलावर से अपनी जान बचा सके। तो चाहे पेड़ पौधे हों या पशु पक्षी या फिर मैं और आप, जीवों में ये वैरायटी आई कैसे? कोई तो होगा जिससे ये सभी अस्तित्व में आए होंगे। अब इसे आसान भाषा में समझिए। अगर मैं आपको आपकी फैमिली ट्री बनाने को कहूँ तो आप अस्तित्व में आए अपने पापा के चलते पीछे जाएंगे, तो दादाजी, परदादाजी, और इस तरह ये फैमिली ट्री पीछे जाता रहेगा। इस तरह अगर समय को पीछे करें तो 400 करोड़ साल पहले पानी के अंदर धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी। साइंटिस्ट ने उसे नाम दिया है FUCA, फूका, यानी फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये वायरस की तरह एक सेल था जो ना ही लिविंग थिंग था और ना ही नॉन लिविंग थिंग। इसी एक सेल वाले जीव से एवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के 2 मेन पॉइंट्स हैं। पहला तो ये कि धरती पर मौजूद सभी जीव आपस में जुड़े हुए हैं, यानी सबके बीच एक कनेक्शन है, और दूसरा, जीवों में ये डाइवर्सिटी आई है नेचुरल सिलेक्शन के चलते, और नेचुरल सिलेक्शन को रिप्रोडक्शन का सपोर्ट भी मिला। नेचुरल सिलेक्शन छोटे से बड़े, बड़े से छोटे आकार और रंग जैसे कई और तरीकों से पॉसिबल है। जैसे मेंढक पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी। तो जब नेचुरल सिलेक्शन बड़े से छोटे में होता है तो उसे माइक्रो एवोल्यूशन कहते हैं, जैसे किसी डायनासोर का पक्षी में बदलना। वहीं छोटे से बड़े में तब्दील होने को मैक्रो एवोल्यूशन नाम दिया गया है, जैसे व्हेल मछली। वहीं अपने लिए एक साथी की तलाश में अपने जैसे किसी नर या मादा जीव को आकर्षित करने को सेक्सुअल एवोल्यूशन कहा जाता है। जैसे मोर अपने पंख खोलकर अपने साथी को रिझाता है। तो यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी चार्ल्स डार्विन के दिमाग की, जो डीएनए के आविष्कार से पहले ही दुनिया के सामने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लेकर आए थे। अब साइंस की मदद से हम ये बात जानते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जेनेटिक लेवल पर भी चेंजेस लाता है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। यही म्यूटेशन जीवों में वेरिएशन लाता है। जैसे ब्राजील में एक डा सिल्वा फैमिली है, जिनके सभी फैमिली मेंबर्स के हाथों में 6-6 उंगलियां हैं। म्यूटेशन पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे अपने ही रिश्तेदारों में या कजिन्स के बीच शादी करने से कई यूनिक जेनेटिक बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। एग्जाम्पल के तौर पर डॉग्स की ढेर सारी प्रजातियां हैं, जैसे लेब्राडोर, शित्जू, पिटबुल, जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर, बुलडॉग वगैरह वगैरह। पर इन सबका एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। लेकिन डॉग्स के 4 पैर हैं, ये पालतू होते हैं और इंसानों से इनका इमोशनल अटैचमेंट भी है, पर फिर भी बनावट और नेचर में ये अलग अलग हैं। जैसे कोई मोटा है तो कोई छोटा है, कोई शांत स्वभाव का है तो कोई आक्रामक है। तो इनमें ये डिफरेंस आया कैसे? इसके कुछ कारण हैं, जैसे यूनिकनेस यानी खूबी। हर वो जीव जो अस्तित्व में है वो यूनिक होता है, और एवोल्यूशन के लिए ये जरूरी भी है। हर जीव कोशिकाओं से बना होता है, जिनमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। डीएनए में जीन्स होते हैं
और ये जीन्स हार्ड डिस्क की तरह काम करते हैं, जिनमें सारी जानकारियां जमा रहती है। ये जीन्स ही डिसाइड करते हैं कि किसी जीव जंतु का कैरेक्टर, बिहेवियर, लक्षण या उसकी क्वालिटीज क्या होंगी। इसलिए हर जीव में डीएनए अलग अलग होता है, मतलब लाखों करोड़ों जीव यानी लाखों करोड़ों डीएनए। पर इनमें ये माइनर चेंजेस कैसे आता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है रिप्रोडक्शन। जितने ज्यादा जीव पैदा होंगे उतनी ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी, और ये एनवायरनमेंट के चलते होता है, और नेचर का यही काम है ज्यादा से ज्यादा वैरायटी पैदा करना। अगली बड़ी वजह है हेरिडिटी, यानी डीएनए को अगली पीढ़ी में पास करना। ये दो तरीकों से पॉसिबल है। रिकॉम्बिनेशन यानी जब दो अलग अलग प्रजाति के जीव आपस में अपना वंश बढ़ाते हैं, तो दो तरह के डीएनए आपस में मिलकर के एक नए तरह का डीएनए बनाते हैं, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैरायटी उतनी ही ज्यादा होती जाती है। और दूसरा तरीका है म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी डीएनए में आया कोई अचानक बदलाव। म्यूटेशन एक एरर की तरह होता है, जैसे न्यूक्लियर रेडिएशन। म्यूटेशन नेगेटिव भी हो सकता है, जो कैंसर का रीजन भी बनता है। वहीं ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे इंसानों में नीली आंखें। इसलिए जब आप एक्सरे करवाने जाते हैं तो रेडिएशन से बचाने के लिए आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ढक दिया जाता है। अब क्यों कोई प्रजाति बच जाती है तो कोई विलुप्त हो जाती है? तो इसका जवाब छिपा है सिलेक्शन में। किसी भी प्रजाति को कैसा एनवायरनमेंट मिला है, उसी पर उसका सर्वाइवल टिका होता है। जैसे पिटबुल डॉग के आसपास अगर दूसरे हमलावर जानवर होंगे तो उसके बचने के चांसेस शित्जू के मुकाबले ज्यादा होंगे। इसलिए खुद को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बनाने के लिए जीव ज्यादा से ज्यादा वैरायटी के तौर पर अपना वंश बढ़ाते हैं, ताकि कुदरत में उनका कोई ना कोई फैमिली मेंबर जिंदा रहे। इंसानों के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग यानी इंटरकास्ट मैरिजेस से इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। इसे हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे चिड़ियों की एक प्रजाति है फिंच। अगर उन्हें एक ऐसे माहौल में रख दिया जाए जहाँ पर भरपूर खाना है और वो हर तरह के खतरे से दूर हैं, तो वहां पर उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी और उनकी आबादी भी बढ़ेगी। एक टाइम आएगा जब उनकी आबादी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि खाने की कमी होने लगेगी और भुखमरी से वो मरने लगेंगी। तो ऐसे में वो एक दूसरे से कंपटीशन करने लगेंगी। अब उनमें से जिन चिड़ियों की चोंच लंबी है, वो अगर अनाज या फल खाने की जगह कीड़े मकोड़े खाने लगे तो वो अपने ग्रुप में अलग दिखाई देने लगेंगी, और वो अपना पार्टनर भी कीड़े खाने वाले को ही चूज करेंगी। वहीं फल खाने वाली फिंच चिड़ियों को भी खाने की कमी नहीं होगी और उनका ग्रुप भी अलग हो जाएगा। तो इस तरह लाखों सालों से उनमें इतने चेंजेस आ जाएंगे कि वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग दिखने लगेंगी। और यही एवोल्यूशन है, और ऐसा इंसानों में भी दिखाई देता है। जैसे हिमालयी क्षेत्रों में आमतौर पर लोगों की हाइट कम या एवरेज होती है। अब अगर कोई महिला किसी ऐसे पुरुष से इंटरकास्ट मैरिज करती है जो कि काफी लंबा है, तो उसकी अगली पीढ़ी के लंबे होने की संभावना ज्यादा होगी। इस तरह दो अलग अलग क्लाइमेट के लोगों से जन्मे बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट और मजबूत होते हैं। यही रीजन है कि आज धरती पर मौजूद हर जीव, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं, हम सभी आज से लगभग 400 करोड़ साल पहले शुरू हुए एवोल्यूशन का नतीजा है। तो क्या एवोल्यूशन आज भी जारी है? क्या हमारे अंदर आज भी चेंजेस हो रहे हैं? लगे हाथ इसे भी समझ लेते हैं। अगर आपने 12th फेल मूवी देखी है तो मूवी के लास्ट सीन में इंटरव्यू देते हुए मनोज शेरपा आंग रेटा का नाम लेता है। इनके नाम बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लिए 10 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड है। कोई और इंसान ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। तो ये रिजल्ट है एवोल्यूशन का। कम ऑक्सीजन वाले पहाड़ी क्षेत्रों में रहते रहते हजारों सालों से इंसानों में ये काबिलियत आती है। उनके फेफड़े कम हवा में भी सांस ले पाते हैं और इस तरह उन्हें सुपर ह्यूमन जैसी कैपेसिटी मिलती है। इससे ये बात तो साफ है कि एवोल्यूशन अभी रुका नहीं है। एवोल्यूशन में ही एक और थ्योरी आती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज का खिसक जाना, पर यहाँ पर सिमट जाना या विलुप्त हो जाना भी होता है। जैसे पेंसिल्वेनिया के एमिश लोग जो आपस में ही शादी करते हैं, उनमें एलिस वैन क्रेविल्ट सिंड्रोम नाम की बीमारी दिखाई देती है, जिसके चलते उनकी उंगलियां छोटी होती हैं। तो एवोल्यूशन का कोई फिक्स एज नहीं है। ये लाखों सालों में भी चेंजेस ला सकता है और 1 से 2 सालों में भी। वहीं साइबेरिया या आर्कटिक रीजन के लोगों में ठंड सहने की ज्यादा कैपेसिटी होती है। शायद मैं और आप वहां जाए तो हमें तो वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड के समुद्री इलाकों में बजाऊ जाति के लोग हैं जो पानी में 70 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं और 15 मिनट तक अपनी सांस रोककर गोता भी लगा सकते हैं। और ये भी एवोल्यूशन के चलते ही हो पाया है।
वहीं आज हमारा सर्वाइवल सिर्फ हमारे नेचुरल सिलेक्शन पर ही निर्भर नहीं है। आज मॉडर्न मेडिसिन, एडवांस टेक्नोलॉजी, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स ने हमारे सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा दिया है। आज कैंसर सर्वाइवर्स भी बच जाते हैं और कोरोना वायरस के कहर को भी हमने झेला है। इसलिए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे जीन्स की अहमियत थोड़ी कम हो गई है और ये कैसे और किस तरह हमारे एवोल्यूशन पर असर डालेगा, इस पर रिसर्च चल रही है और ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तो इसी के साथ ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही कोई नया टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं क्विक सपोर्ट पर, उसका नाम लिख भेजिए। तब तक के लिए नॉलेज का ये सफर यूं ही चलता रहे, उसके लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं रूबी पारिक आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी ही। हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहें क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।